हे एवरीवन, इट्स मी दीपक कुमार एंड आज का वीडियो हम लोगों का फ्यूचर मार्केटर सीरीज का 9वां टॉपिक है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं आज का टॉपिक। तो जैसे कि देख सकते हैं आप, आज का टॉपिक हमारा व्हाट इज द प्रोसेस टू शिफ्ट फ्रॉम सीएफडी मार्केट टू फ्यूचर मार्केट फॉर अ बिगनर। अगर आप बिगनर हो या आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है ट्रेडिंग का, फॉरेक्स ट्रेडिंग करते थे, तो आप कैसे शिफ्ट हो सकते हैं फ्यूचर मार्केट में, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और बहुत सारी चीज़ मैंने ऑलरेडी वीडियो में डिस्कशन किया हुआ है, तो उस चीज़ को मैं क्विक बताऊंगा, बट जिस जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके बारे में डिस्कशन करूँगा। तो बात करेंगे पेयर सिलेक्शन का। तो पेयर सिलेक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आप किस पेयर में ऑलरेडी सीएफडी में ट्रेड कर रहे थे, ठीक है, उस किस पेयर को आप बहुत अच्छे से जान रहे हैं, उसका बिहेवियर जान रहे हैं, उसका आपका जोन का बिहेवियर जान रहे हैं, उस पे आपका क्या स्ट्रैटेजी है, तो वो सारा चीज़ आपका मालूम है उस पेयर के बारे में। तो क्या होगा कि जब आप उस सारी चीज़ को जानते हो, देन आप सीएफडी में भी वही सेम पेयर को ट्रेड करोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाला। ठीक है, जैसे मेरा बात करेंगे तो मैं क्या है, कमोडिटी में मैं गोल्ड को ट्रेड करता था, और आपका क्रिप्टो में बिटकॉइन और इथेरियम करता था, मगर ज़्यादा मेरा कमोडिटी में गोल्ड ही रहता था। तो मैं गोल्ड को ट्रेड करता था, तो गोल्ड के ऊपर मेरा अपना स्ट्रैटेजी है। गोल्ड का मोमेंटम को मैं जानता हूँ। फिर गोल्ड का मेरा क्या, कौन सी सेशन में क्या मोमेंटम रहता है गोल्ड पे, वो मुझे नॉलेज है। तो उस चार्ट को मैं प्रॉपर एनालाइज करता हूँ, तो मुझे उस चार्ट का नॉलेज है थोड़ा बहुत जो भी है। तो मैं क्या है कि मैं सीएफडी से जब मैं फ्यूचर में आया तो मैं गोल्ड पे ही फोकस किया। तो गोल्ड पे फोकस किया तो जो मोमेंटम मुझे सीएफडी में गोल्ड पे देखने मिल रहा था, सेम मोमेंटम मेरे को फ्यूचर में भी देखने मिला। तो क्या है कि मैं जो, मान लीजिए मैं 1 मिनट के टाइम पे मैं एनालाइज कर रहा हूँ सीएफडी में, तो सेम ही चीज़ आपको फ्यूचर मार्केट में भी देखने मिलेगा 1 मिनट टाइम फ्रेम में। तो मैं गोल्ड से यूजर फ्रेंडली था उसके चार्ट से, तो मैं सेम, मैं जब फ्यूचर मार्केट में आया तो मैं भी आपका गोल्ड को सिलेक्शन किया एज अ पेयर, और वहाँ पर मैं ट्रेड करने लगा। तो मुझे बहुत ही ईजी हुआ, हेल्प मिला वहाँ पर मेरे को। अगर मान लीजिए मैं अगर पेयर में दूसरा सिलेक्शन करता, मान लेते हैं मैं इंडेक्स में जाता, नैस्डैक हो गया, फिर S&P 500 हो गया, तो मैं उससे यूजर फ्रेंडली नहीं हूँ, मैं वो पेयर को अभी ट्रेड किया ही नहीं हूँ, तो उसका मोमेंटम, उसका रिएक्शन मुझे नहीं मालूम है। तो कैसे मैं उस पर ट्रेड करूँ, मैं उसको भी देख रहा हूँ धीरे धीरे। बट मेरा मेन जो पेयर है वो मेरा गोल्ड है, जिसके बिहाफ में मैं ट्रेड प्लान करता हूँ एज अ फ्यूचर मार्केट में। तो ये आपको समझना जरूरी है, ठीक है। सेकंड है कॉन्ट्रैक्ट सिलेक्शन। एज अ बिगनर या फ्यूचर मार्केट में नए हो तो कॉन्ट्रैक्ट सिलेक्शन ही बहुत मेन हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर अगर मैं गलत कॉन्ट्रैक्ट लेता हूँ तो मेरा वहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाएगा, मैं रिस्क मैनेजमेंट को मैनेज ही नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए आपका कॉन्ट्रैक्ट सिलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एज अ मेरा बात करें तो मैं माइक्रो करता हूँ, क्योंकि एक मिनी इक्वल टू 10 माइक्रो। अगर मैं एक मिनी ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं उस जगह पे 10 माइक्रो ट्रेड कर रहा हूँ। तो एक मिनी में अगर मान लीजिए एक भी 1 पॉइंट गोल्ड का बढ़ा या घटा, तो वहाँ पर 100 डॉलर का रिस्क हो जाता है। तो मेरे वो रिस्क मैनेजमेंट में मेरा फिट नहीं बैठेगा, मैं मेंटली मैं उसको प्रिपेयर नहीं रहूंगा उस लॉस, तो मैं उसको नहीं, इग्नोर करना ही ज़्यादा बेहतर समझूंगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर माइक्रो ट्रेड करता हूँ। तो मान लीजिए मेरा 100 डॉलर का यहाँ पर रिस्क है, ठीक है। तो 100 डॉलर का रिस्क है, अगर मैं वहाँ पर 5 पॉइंट पे, अगर 5 पॉइंट पे मुझे 100 डॉलर का रिस्क रखना है, कि 5 पॉइंट का मोमेंटम मुझे 100 डॉलर का रिस्क रखना है, तो यहाँ पर क्या, अगर मैं एक मिनी खोल देता हूँ तो मेरा 5 पॉइंट मोमेंटम में 500 डॉलर का यहाँ पर रिस्क हो जाएगा। तो मैं इस पे इसलिए इग्नोर करता हूँ। अगर वही माइक्रो लूंगा तो वहाँ पर मान लीजिए एक माइक्रो खोलता हूँ तो 5 पॉइंट पे 50 डॉलर होगा, तो मैं 2 लॉट खोलूंगा वहाँ पर, तो 5 पॉइंट मूव करने पे 100 डॉलर का रिस्क आपका हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैं मिनी को अभी इग्नोर कर रहा हूँ, माइक्रो ही मेरा मेन फोकस है, ठीक है। उसमें अगर मेरे को बढ़ाना है तो 1 से 2 3 माइक्रो में आराम से ट्रेड कर सकता हूँ। एक्सपायरी का भी सिलेक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसके बारे में पहले डिस्कशन किया हूँ कि कैसे आपको सिलेक्शन करना है एक्सपायरी। उसको भी आप पिछले सारे वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। और सबसे बड़ा बात होता है कि फ्यूचर प्लेटफॉर्म आप कौन सेलेक्ट कर रहे हैं। तो कोई भी फ्यूचर प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करोगे, बस आप उसमें देखिए कि उसका रूल क्या है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ट्रेलिंग ड्रॉडाउन उस पर कैसा काम करता है, ठीक है। अगर एंड ऑफ द डे ट्रेलिंग ड्रॉडाउन है तो बेस्ट है, वहाँ पर आप जाइए वो प्लेटफॉर्म के साथ। जैसे मेरा केस में अगर देखेंगे तो मैं लूसिड का यूज़ करता हूँ, ठीक है। लूसिड ट्रेडिंग का मैं चैलेंज बाय किया हूँ। तो वहाँ पर अ, वहाँ पर रूल के नाम पे कुछ नहीं है, बस एक इंपॉर्टेंट रूल जो ज़्यादा होता है कि आप उसको ओवरनाइट होल्ड नहीं कर सकते। सेकंड क्या है कि आपका कंसिस्टेंसी है एज अ फंडेड, एज अ चैलेंज में 50% का, और आपका जब चैलेंज पास हो जाएगा तो कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आप फॉर्म की सिलेक्शन कर लिए। अब आपको ब्रोकर सिलेक्शन है, कि ब्रोकर के बारे में भी मेरा वीडियो आया हुआ है पिछले बहुत सारे वीडियो में। तो ब्रोकर सिलेक्शन में आप ट्रेडोवेट या ट्रेडसी को चूज कर सकते हैं। उसका भी डिफाइन मैंने किया है कि क्यों आपको ट्रेडोवेट चूज करना चाहिए और क्यों ट्रेडसी चूज करना चाहिए, ठीक है। स्ट्रैटेजी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मैं अभी आपको बताने जाऊंगा। कि मान लीजिए आपका जो सीएफडी मार्केट में
एज अ फॉरेक्स मार्केट में आप कोई भी एक पेयर को ट्रेड करते थे, उसका अपना आपका स्ट्रैटेजी था, ठीक है। तो आप उसी स्ट्रैटेजी को सेम आपका फ्यूचर मार्केट में उसको आप कर सकते हो, उस स्ट्रैटेजी के बेस पे आप ट्रेड ले सकते हो। तो मान लीजिए मेरा एज अ गोल्ड पेयर है, गोल्ड में मेरा कोई स्ट्रैटेजी था जो मेरा 1 मिनट स्ट्रैटेजी है, 5 मिनट स्ट्रैटेजी है, तो मैं सेम फ्यूचर में गोल्ड में वही 1 मिनट स्ट्रैटेजी या 5 मिनट स्ट्रैटेजी पे ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। और अगर वो प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है तो ऑफकोर्स आपका उसमें वहाँ पर प्रॉफिट होने वाला है। तो यही चीज़ है, जो स्ट्रैटेजी आप सीएफडी मार्केट में जिस पेयर पे आप करते थे, उस सेम आप अपना फ्यूचर मार्केट में भी कर सकते हैं। यहाँ पर कोई डिफरेंसेस नहीं है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा चीज़ है यहाँ पर। और उसके बाद आप देखेंगे टू थिंग इज इम्पोर्टेंट। तो क्या है, फर्स्ट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्रॉ डाउन लिमिट 80 to 90% ट्रेडर पे। यहाँ पर कोई परफॉर्म आप लीजिए, एज अ चैलेंज बाय कीजिए, वहाँ पर एक ही चीज़ रहता है, जो चैलेंज ब्लो होता था ट्रेडर्स का, वो एक ही कारण से होता है उसका, वो आपका ड्रॉडाउन। जो ड्रॉडाउन लिमिट होता है ना, मेन आपका ये रहता है आपका अकाउंट को ब्लो करने का। तो बहुत सारे ट्रेडर 80 to 90% ट्रेडर जो है वो ड्रॉडाउन से ही अपना अकाउंट ब्लो करते हैं। तो वहां पर आपका क्या करते हैं ट्रेडर, रिस्क मैनेजमेंट को बहुत ही ज्यादा इग्नोर कर देते हैं। आपका एक दो ट्रेड में पूरा रिस्क कर देते हैं। उससे क्या है कि एक दो ट्रेड अगर नेगेटिव गया तो आपका अकाउंट ब्लो हो जाता है। तो यही सब चीज़ है, और कोई भी ऐसा रूल नहीं है जो आपका अकाउंट को ड्रॉ डाउन कर दे या आपका अकाउंट को ब्लॉक कर दे। एक ही एक जो रूल है वो लिमिट है, आपका ओवरऑल लिमिट जो रहता है वही है, उसी से आप मोस्ट ट्रेडर आपका अकाउंट ब्लो करते हैं, ठीक है। और उसके बाद सेकंड क्या है कि सेकंड आपका क्या है कि आप ओवरनाइट होल्ड नहीं कर सकते, इसमें आपका अकाउंट ब्लो नहीं होगा। आप मान लीजिए कोई पोजीशन को ओपन करके रखे और अपना पोजीशन को क्लोज नहीं किए एज अ मार्केट क्लोजिंग पे, जिसको मार्केट क्लोज होता है 2:30 AM, ओपन होता है 3:30 AM, तो ये 1 घंटा का जो स्टॉप रहता है, उस पीरियड पे आप अगर अपना ट्रेड को कट नहीं करते हैं तो लूसीड पे क्या है कि वो ऑटोमेटिक ट्रेड कट कर देगा। बट आप बार बार उस चीज़ को दोहराएंगे तो आपका अकाउंट को बैन कर सकता है, लॉक कर सकता है। क्यों? क्योंकि आप एक ही चीज, एक ही रूल को आप बार बार रिपीट कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। तो हो सकता है अकाउंट लॉक कर देगा, बस ये आपका ब्लो नहीं होता अकाउंट, ठीक है। मगर आपका अकाउंट को लॉक कर देगा तो मे बी आप उसमें ट्रेडिंग ना कर पाओ। तो ये चीज हो सकता है। तो इसको आप अगर लूसिड चैलेंज बाय करते हैं तो इसको आप इग्नोर मत कीजिएगा। और उसके लास्ट में 50% कंसिस्टेंसी है। तो कोई भी ट्रेड को आप एज अ चैलेंज में अपने प्रॉफिट को 50% से ज़्यादा एक ट्रेड में आप कैप्चर नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आपका कंसिस्टेंसी रूल यहाँ पर है। मगर फंडेड हो जाने के बाद कोई कंसिस्टेंसी रूल नहीं रहता है। तो ये सब पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए जब आप सीएफडी मार्केट से फ्यूचर मार्केट में शिफ्ट हो रहे हैं या फ्यूचर मार्केट को भी ट्रेड करना चाह रहे हैं। तो ये आपका बहुत सारे 8 पॉइंट 9 पॉइंट है, जिसको आप ध्यान रखिए, जिससे आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो यही वीडियो में आपका मेन मोटिव था कि मैं आपको सारा डिस्कशन करूं इस बारे में, क्या तो कैसे शिफ्ट हो सकते हैं सीएफडी मार्केट से फ्यूचर मार्केट में, क्या ऐसा सा पॉइंट है जिसको आप ध्यान रखना चाहिए। ये सारे पॉइंट है जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए, जिसके बेस पे आप अपना फ्यूचर में ट्रेड को प्लान करेंगे फ्यूचर मार्केट। तो वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और मेक श्योर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, इसमें आपको अच्छे से कंटेंट देखने मिलेंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो।